हेलो, आज हम करेंगे दी फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है। अब जो स्टोरी हम शुरू कर रहे हैं, ये स्टोरी शुरू होती है प्रेजेंट से। ये 14 जुलाई 1789 इज़ द प्रेजेंट। इसके बाद जो एक्टिविटीज़ होती हैं, इससे पहले जो बैकग्राउंड है सोसाइटी का, ये सब हम कुछ देखेंगे। तो आप देखो होता क्या है। 14 जुलाई 1789 ये डेट बहुत इम्पॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ योर एग्ज़ाम्स एज वेल, और एक जनरल नॉलेज के लिए भी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरू कब हुआ था। तो वो है 14 जुलाई 1789 को। तो जो पेरिस था, सिटी ऑफ पेरिस, वहाँ पे बड़ा हसल पसल था, क्योंकि जो किंग है जो किंग है उसने कमांड किया था, ऑर्डर किया था ट्रूप्स को कि वो सिटी में जाएं। किसी रीज़न से किया था। वो रीज़न ये था कि सिटी में उस समय पर ब्रेड की हाहाकार मची हुई थी। ब्रेड बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। ब्रेड उनकी स्टेपल डाइट है। तो किंग ने बोला कि तुम लोग जाओ और देखो, कमांडर्स को बोला या ट्रूप्स को बोला कि जो वहाँ पे स्थिति है उसको संभालो। अब लोगों के मन में राजा के प्रति बहुत नफ़रत थी। तो जैसा होता है ना, जिसको हम नफ़रत करते हैं, जिससे हम बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, जिसके बारे में गलत सोचते हैं, तो हम एक तरह से उसके बारे में अपने मन से ही बातें बनाने लग जाते हैं। जैसे कि आपके फैमिली में कोई है और वो कुछ काम नहीं करता, बड़ा बदतमीज़ है वो, और अब आप क्या करोगे? आप ही कहोगे उसने कोई काम नहीं किया है। मान लीजिए उसने आपकी दादी को पानी नहीं दिया, आप उस बात को कैसे बताओगे औरों को? आप इस तरह बताओगे कि वो तो बिल्कुल ही काम नहीं करता, कुछ भी नहीं काम करता है, घर में बैठे रहते हैं, ना जाने फ़ोन में क्या करता रहता है। कोई काम के लिए कह रहे तो काम करने के लिए उठता नहीं है, और बल्कि उल्टा सीधा और बोल देता है। तो एक तरह से आपने उसके बारे में जो कुछ बोला वो झूठा सच्चा दोनों था। और ये झूठी सच्ची बातें आपने एक को बताई, एक ने दूसरे को बताई। बहुत से लोगों को ऐसे ही ये जो बात है ये बताते चले गए लोग, और इस तरह से एक छोटी सी बात अफवाह बन जाती है, एक र्यूमर बन जाती है। तो यही हुआ कि राजा को तो वैसे ही नहीं पसंद करते थे लोग। अब राजा ने कोई ऐसी हरकत कर दी जो लोगों को पसंद नहीं आई। उसने ट्रूप्स को सिटी में भेज दिया, मतलब आर्मी को सिटी में भेज दिया, जिसका मतलब यही होता है कि अब हम तुम पे अटैक करेंगे। अब ये रूमर फैल गया, एक अफवाह फैल गई कि ये जो राजा है ये क्या करेगा, जल्द ही जो आर्मी है उसको ऑर्डर करेगा कि यहाँ के जो सिटीजन्स हैं उन पे ओपन फायर कर दिया जाए। तो कुछ 7,000 मेन एंड वेमेन थे जो कि गैदर होते हैं, इकट्ठे होते हैं टाउन हॉल के सामने। टाउन हॉल उनका एक मीटिंग प्लेस था, और डिसाइड करते हैं, निर्णय करते हैं कि अब हम यहाँ पे पीपल्स मिलिशिया बनाएंगे, यानी कि जन सेना बनाएंगे। पीपल्स मिलिशिया मीन्स जन सेना बनाएंगे। तो लोग क्या डिसाइड करते हैं? अपनी खुद की जन सेना बनाने का वो डिसाइड करते हैं, और फिर वो ब्रोक करते हैं, यानी कि अटैक करते हैं कई सारे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में इन सर्च ऑफ द आर्म्स। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोगों को कि ये बैकग्राउंड है पूरा। ठीक है, अब क्या होता है जब लोग अपनी आर्मी बनाते हैं, आर्मी बनाने के बाद उनको अपने आर्म्स चाहिए थे, हथियार चाहिए थे। तो अब क्या होता है कि लोग कई सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में जाते हैं, लेकिन कहीं पे भी उन्हें आर्म्स यानी कि हथियार नहीं मिलते हैं। अब क्या होता है कि जो लोग थे वो हंड्रेड्स ऑफ लोग, सैकड़ों की तादाद पे लोग जो हैं वो जाते हैं ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी में, यानी कि पेरिस के ईस्ट में एक फोर्ट्रेस प्रिजन था बस्तील नाम का, जहाँ पे जो लोग हैं वो जाते हैं। और क्यों जाते हैं? सो दैट वो जो होर्डेड एम्यूनिशंस है, यानी कि जो हथियार हैं उनकी खोज कर सकें। अब इस पूरी आर्म्ड फाइट में, हथियारों की खोजबीन में, एक जो कमांडर था बस्टील का वो मारा जाता है, और जो 7 प्रिजनर्स थे उस किले में वो निकाल दिए जाते हैं उस जेल से। तो जो बेस्टील था वो किसी को पसंद नहीं था। इस वजह से लोगों ने क्या किया, उसको जला दिया, तबाह कर दिया। उसके पत्थर के टुकड़े जो हैं उनको पूरा ही तबाह कर दिया। और क्यों तबाह कर दिया? जिससे कि जो राजा को तो हम मार नहीं सकते, लेकिन उसकी इस निशानी को, उसकी इस डिस्पोटिक रूल की निशानी को,
उसकी डिस्पोटिक रूल की इस सिंबल को हम ख़त्म कर सके और उसे डेयर कर सके, उसे डरा सके। सो एक तरह से डराने के लिए और अपने मन की संतुष्टि के लिए उन्होंने ये सब किया था। अब क्या हुआ, जो फोर्ट्रेस था उसको डिमोलिश कर दिया गया और जो स्टोन फ्रेगमेंट्स थे उनको मार्केट में बेच दिया गया। क्यों बेचा? जिससे कि जो लोग चाहते थे इसको एक बतौर निशानी संजो के रखना चाहते थे, संभाल के रखना चाहते थे, उनको वो मार्केट में बेच दिया गया। अब इसके बाद पेरिस में और विलेज एरिया में, दैट मीन्स कंट्री साइड में, बहुत से रियॉट्स हुए, यानी कि कॉम्युनल वायलेंसेस हुए और आखिरकार जो लोगों ने सोचा नहीं था वो हुआ। जो वहाँ का राजा था लुइस 16, लुइस 16, वो मारा गया। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। दिस इज़ ऑल द इंट्रोडक्शन एंड ये एक बेस बना देगा। अभी देखो फ्रांस रेवोल्यूशन हुआ क्या था, कैसे, किसने किया था। फ्रांस यूरोप में है और यूरोप में फ्रांस की जो कैपिटल है वो पेरिस है। जो फ्रांस है आज के समय में बहुत डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन उस समय में वो एक मोनार्की कंट्री थी और वहाँ पे दैट मीन्स इन फ्रांस लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी जैसे जो आइडियाज़ थे वो इमर्ज हो रहे थे लोगों में, और यही आइडियाज़ जो थे आगे चल के डेमोक्रेसी का रूप लेते हैं। और ये बहुत सी और कंट्रीज़ में फिर जो फ्रांस एक आइडल बनता है और कंट्रीज़ के लिए भी कि डेमोक्रेसी हो तो फ्रांस जैसी हो। ठीक है, तो ये देखिए आप इस पिक्चर में कि बस्तील के किले पे किस तरह से अटैक किया जा रहा है। अब हम एक बार देखते हैं कि फ्रांस की जो सोसाइटी थी वो कैसी थी। देखिए फ्रांस का जो रिवॉल्यूशन हुआ था ये जनता ने, लोगों ने राजा के खिलाफ किया था। वो मोनार्की पसंद नहीं करते थे लोग। उन्होंने मोनार्की को ख़त्म करने के लिए, मोनार्की को एंड पे लाने के लिए ये रिवॉल्यूशन। देखिए 1774 में लुइस 16 जो थे ये बाबन फैमिली के थे, राजा बनते हैं और ये 20 इयर्स के होते हैं जब इनकी शादी एक मैरी एंटोनी नामक प्रिंसेस की से होती है और ये ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी। सो एक ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी मैरी एंटोनी, उससे इनकी मैरिज होती है। 20 वर्ष की उम्र में ये इससे शादी करते हैं। जब ये राजा बनते हैं तो ये जब अपने ख़जाने को खोलते हैं, अपनी ट्रेजरी को खोलते हैं, तो देखते हैं कि वहाँ पे पैसा ही नहीं है, ट्रेजरी बिल्कुल खाली है। अब इतना वॉर हुआ था इतने सालों से, इस कारण जो फिनेंशियल रिसोर्सेज थे फ्रांस की वो ख़त्म हो गए थे। इसके अलावा जो यहाँ पे एक्स्ट्रावेजेंट कोर्ट थी ना, यहाँ का जो एक्स्ट्रावेजेंट कोर्ट था वर्सलिस का, वो जो कोर्ट था वो बिल्कुल ही इतना बड़ा कोर्ट था और इतना शानदार कोर्ट था कि उसके खर्चे बहुत होते थे। सो एक्स्ट्रावेजेंट कोर्ट जो थी वर्सलिस की, जो वहाँ का इमेंस पैलेस था, उसको मेंटेन करना एक बहुत ही बड़ा कॉस्ट था। लुइस 16 जो थे उन्होंने अमेरिका की जो 13 कॉलोनीज़ थी जो कि ब्रिटेन ने हड़प ली थी, कॉलोनाइज़ कर ली थी, उससे भी छुटकारा दिलाया था अमेरिका को। सो लुइस 16 जो थे उन्होंने 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को हेल्प की थी सो दैट वो अपनी इंडिपेंडेंस को गेन कर सके फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन। कॉमन एनिमी ब्रिटेन यानी कि फ्रांस और अमेरिका दोनों का ही जो दुश्मन था वो ब्रिटेन था। इस वजह से ब्रिटेन को नीचा दिलवाना फ्रांस के लिए एक बड़ी चीज़ थी। होता ये था, क्यों दुश्मन था, एक उसका भी रीज़न है, मैं आपको बता देती हूँ कि जहाँ फ्रांस जाता ना वहाँ ब्रिटेन आ जाता, और ब्रिटेन ऐसा था कि फ्रांस को वहाँ से हटा देता, खुद इस्टेब्लिश हो जाता था। सो इस वजह से ऐसा हुआ। उसके अलावा और क्या रीजंस थी, ये जो वॉर हुआ था इसमें 1 बिलियन लिवरेस का डेब्ट यानी कि कर्जा लग गया था या चढ़ गया था गवर्नमेंट पे, और पहले से ही जो कि 2 बिलियन लिवरेस का ही था। सो 2 बिलियन लिवरेस प्लस 1 बिलियन लिवरेस और टोटल 3 बिलियन लिवरेस का कर्जा इनके ऊपर था।
जिन लेंडर्स ने स्टेट को क्रेडिट दिया था, दैट मीन्स लोन दिया था, अब वो क्या कर रहे थे, वो 10% इंटरेस्ट चार्ज कर रहे थे लोन पे। जो फ्रेंच गवर्नमेंट थी ना, इट वॉज ऑब्लिश टू स्पेंड एन इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ इट्स बजट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट अलोन टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस, जैसे कि कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द कॉस्ट ऑफ द आर्मी, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसेज और यूनिवर्सिटीज, द स्टेट वॉज फोर्स्ड टू इंक्रीज टैक्सेस। ये जो मेजर, येट इवन दिस मेजर वुड नॉट हैव सफिस्ड। अब आखिरकार इन सभी खर्चों से मिलने के लिए, मिट करने के लिए, उनको निपटने के लिए इन्होंने टैक्सेस बढ़ाए। लेकिन टैक्सेस बढ़ाना भी बिल्कुल सफिशिएंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि केवल और केवल जो सबसे नीचे का तबका था सोसाइटी का, जिसे थर्ड एस्टेट सोसाइटी बोलते थे, वही टैक्स देती थी। और अभी सोसाइटी का सिस्टम क्या है इसको भी जान लेते हैं, तभी हमें समझ में आएगा कि क्यों टैक्स को बढ़ाना भी इस गवर्नमेंट के लिए इनफ नहीं था। फर्स्ट स्टेट होती थी क्लर्जी। क्लर्जी कौन होते हैं? क्लर्जी होते हैं वो लोग जो कि चर्च में फंक्शन करते हैं, जैसे कि फादर्स ऑफ द चर्च। जैसे अगर हम अपने इंडिया में बात करें तो पंडित पुजारी, राइट। सेकंड होते थे नोबिलिटी। नोबिलिटी होते थे नोबल्स बिलोंगिंग टू द रॉयल फैमिली, जो राजा की फैमिली से बिलोंग करते थे। और थर्ड स्टेट, सबसे नीचे वाला जो तबका था, वो होता था प्रैक्टिकली अदर्स, जिसमें आते थे, अमीर लोगों की बात करें तो बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स एक्सेट्रा। फिर पीजेंट्स एंड आर्टिसंस, फिर स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर और सर्वेंट्स। अब जो सोसाइटी ऑफ स्टेट थी, दैट मीन्स इसको, इस सिस्टम को हम सोसाइटी ऑफ स्टेट बोलते हैं। वैसे हमारे वर्ण सिस्टम होता है, वैसे यहाँ पे सोसाइटी ऑफ स्टेट होता है, ठीक है। सो सोसाइटी ऑफ स्टेट क्या था? एक फ्यूडल सिस्टम का पार्ट था। फ्यूडल सिस्टम क्या होता है? यानी कि सोसाइटी ऑफ स्टेट में सामंती प्रथा चलती थी, जिसके अंडर विच जो अपर स्टेट्स होती थी वो लोअर स्टेट्स को एज अ सर्वेंट यूज़ करती थी अपने के लिए। मतलब मेरे पास 3 स्टेट है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर कंट्रोल जमाती थी और थर्ड स्टेट डोमिनेटेड होती थी, डोमिनेट की जाती थी बाय अपर स्टेट्स। फाइन। तो फ्यूडल सिस्टम उस समय एक बहुत प्रेवलेंट सिस्टम था फ्रांस में। जो ओल्ड रजीम थी ना, इज़ यूजुअली यूज टू डिस्क्राइब द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ फ्रांस बिफोर 1789। और ये जो फ्यूडल सिस्टम है, सोसाइटी ऑफ स्टेट किसका पार्ट था? फ्यूडल सिस्टम का पार्ट था। और फ्यूडल सिस्टम कब प्रेवलेंट था? ओल्ड रजीम के टाइम पे। ये ओल्ड रजीम क्या है? ओल्ड रजीम मीन्स सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ फ्रांस बिफोर 1789। तो 1789 से पहले जो सोसाइटी थी फ्रांस की, इसको हम ओल्ड रजीम सोसाइटी बोलते थे। Now figure to show how the system of state in French society was organized. ये रहा, देखिए, क्लर्जी अपर स्टेट, नोबिलिटी सेकंड अपर स्टेट, एंड थर्ड स्टेट was big businessmen, merchants, court officials, lawyers, peasants and artisans, small peasants, landless labor and servants. ठीक है, फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी, सेकंड स्टेट में नोबिलिटी, थर्ड स्टेट मैंने बता दिया। अब देखते हैं हम इनकी फीचर्स, कि ये सोसाइटी हमने देख लिया ऐसे बटी हुई थी, मगर ये जानना भी अब ज़रूरी है कि जो बटी हुई सोसाइटी थी इसमें क्या क्या पॉपुलेशन थी लोगों की। सो देखिए, पीजेंट्स जो थे 90% पॉपुलेशन वाले थे। 90% पॉपुलेशन, यानी कि इनकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा थी, ठीक है। 10% आपके बाकी के बच्चे लोग थे। तो पीजेंट्स सबसे ज़्यादा थे यहाँ पे। However, only a small number of them owned the land they cultivated.
अब कहने को तो ये पीसेंट्स थे, लेकिन इनके पास जो लैंड था ना, ये 40% लैंड था बस, थोड़ा सा लैंड था इनके पास। जो मेजॉरिटी ऑफ लैंड होता था, जो 60% लैंड था, वो तो नोबल्स के पास था, चर्चेस के पास था, और कुछ रिचर मेंबर्स भी होते थे, कुछ एरिस्टोक्रेट्स भी होते थे थर्ड स्टेट के, उनके पास था। वैसे तो पीजेंट्स भी थर्ड स्टेट में आते थे, लेकिन ये तो बहुत ही नीचे वाले तबके के थे। आप देखो, इधर आते थे, ये तो इधर। ये जो थर्ड स्टेट में भी सबसे टॉप पे दिख रहा है ना आपको, ये हिरार्की भी याद रखनी है आपको थर्ड स्टेट की। तो ये हिरार्की में जो सबसे टॉप में है ना, बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट वगैरह, ये जो लोग होते थे, इन लोगों का ये था कि ये लोग रिच होते थे, और दैट इज़ वाई ये अफोर्ड कर पाते थे उन खर्चों को। सो जो मेंबर्स होते थे फर्स्ट टू स्टेट के, दैट इज़ अ क्लर्जी एंड नोबिलिटी, ये प्रिविलेजेस, मतलब इनको कुछ प्रोविजंस मिलते थे, इनको कुछ फ़ायदे मिलते थे बाय बर्थ। जैसे कि इनको टैक्स पे नहीं करना पड़ता था, दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग द टैक्सेस, दैट मीन्स दे डिडंट हैव टू पे द टैक्सेस। जो नोबल्स होते थे, इनको फर्दर फ्यूडल प्रिविलेजेस भी मिलते थे। फ्यूडल प्रिविलेजेस क्या होते हैं, दैट जो नोबल्स है, जो सेकंड स्टेट होती थी, ये थर्ड स्टेट को एज अ सर्वेंट यूज़ करती थी। सो दे यूज़ थर्ड स्टेट एज अ सर्वेंट, खुद राजा बनी रहती थी, लॉर्ड्स बने रहते थे, और थर्ड स्टेट को ये यूज़ करते थे अपने फ़ायदों के लिए। सो क्या करते थे नोबल्स, ये थर्ड स्टेट को यूज़ करते थे अपने लिए। थर्ड स्टेट में भी जो सबसे गरीब तबका था, वो था पीसेंट्स का। सो पीसेंट्स को एज अ स्लेव यूज़ करते थे ये। और ये जो पीजेंट्स होते थे, ये क्या करते थे, ये फ्यूडल ऑब्लिगेशंस होते थे, यानी कि जो अपर स्टेट बोले वो लोअर स्टेट को करना पड़ता था। सो जो अपर स्टेट्स होती थी, जैसे नोबल्स हो गया, ये इनसे इनसे अपने घरों में काम करवाती थी। जैसे मान लीजिए ए है अपर स्टेट, बी है लोअर स्टेट, तो ए बी को, मतलब अपर स्टेट लोअर स्टेट को अपने घर में काम करवाएगी, उसके बाद आर्मी में वर्क करवाएगी, उसके बाद रोड्स को बनवाने में काम करवाएगी। कौन? अपर स्टेट लोअर स्टेट को, ठीक है। अब जो चर्च होते थे, ये क्या करते थे, ये टिट्स को कलेक्ट करते थे फ्रॉम द पीजेंट्स। सो टिट्स एक तरीके का टैक्स होता था, जो कि एक्सट्रैक्ट किया जाता था चर्च के द्वारा फ्रॉम द पीजेंट्स। और जो सभी अदर मेंबर्स होते थे ना थर्ड स्टेट के, वो पे करते थे टैक्सेस को टू द स्टेट। दैट मीन्स जो सभी बाकी के बचे लोग होते थे थर्ड स्टेट के, जो कि जैसे कि आपके बिग बिजनेसमैन, सभी लोग, पीजेंट्स को भी इंक्लूड करके, वो जो टैक्स होता था वो होता था तेल। तो टिट्स होता था जो चर्च कलेक्ट करती थी पीजेंट से। उसके अलावा जो थर्ड स्टेट के सभी लोग होते थे ना, थर्ड स्टेट के सभी लोग, उन्हें भी एक तरीके का टैक्स देना पड़ता था, जिसका नाम था तेली। और ये जो टैक्स होता था, ये एक डायरेक्ट टैक्स होता था, जो कि स्टेट कलेक्ट करती थी थर्ड स्टेट से। देयर वर सम अदर टैक्सेस जो कि इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे, जैसे कि सॉल्ट पे या टबैको पे जो टैक्सेस लगाए जाते थे, वो सभी होते थे आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब जो बर्डन होता था ना टैक्स पे करने का, वो अपर स्टेट के पास नहीं होता था। अपर स्टेट तो केवल मज़े मारती थी, केवल थर्ड स्टेट, उसमें भी स्पेशली पीजेंट्स, दे वर ऑब्लिज्ड टू पे द टैक्सेस। दैट मीन्स उनको तो टैक्स पे करना ही पड़ता था। अब यहाँ पे कुछ न्यू वर्ड्स एंड कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, जिनको अब हम डिस्कस करेंगे। अभी हमने लिवरस को सुना था, जो कि उनकी करेंसी थी, और ये डिसकंटिन्यू हो गई, यानी कि एंड हो गई 1794 में। उसके बाद क्लर्जी आया। क्लर्जी कौन होते थे? ये चर्च में फंक्शन करने वाले लोग होते थे। सो ग्रुप ऑफ पर्सन्स इन्वेस्टेड विद द स्पेशल फंक्शन इन द चर्च। आप इसको सिंपल वर्ड्स में लिख सकते हो, ग्रुप ऑफ पर्सन्स हु used to work or who used to do some special function in the church were called the clergies. This होता था
जो कि टैक्स लिया जाता था चर्च के द्वारा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर्स से या पीजेंट से, जिसमें जो चर्च होता था वो 1/10 ऑफ द जो प्रोडक्शन होता था ना एग्रीकल्चर का, वो ले लेता था फ्रॉम द पीजेंट्स। और तेल होता था टैक्सेस जो कि ये डायरेक्टली पे किए जाते थे टू द स्टेट। अब इधर है द स्ट्रगल टू सर्वाइव, जीने के लिए संघर्ष। तो अब यहाँ पे देखते हैं क्या हुआ कि जो पॉपुलेशन थी फ्रांस की वो 23 मिलियन थी 1715 में, और अब वो जाके 28 मिलियन हो गई थी 1789 में। अब पॉपुलेशन अराइज हुई है, तो विद टाइम जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो जो फूड ग्रेन है वो भी बढ़ने चाहिए, उनका प्रोडक्शन भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड ऑफ फूड ग्रेन्स भी तो बढ़ेगी, है ना। लेकिन यहाँ एक दिक्कत थी, द प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन कुड नॉट कीप पेस विद द राइज इन द डिमांड। जो दिक्कत थी वो ये थी कि जो ग्रेन्स थे ना उनकी प्रोडक्शन तो लिमिटेड थी। जितनी पहले थी ना 1715 में, उतनी ही वो 1789 में थी, उसमें कोई इंक्रीज़ नहीं हुआ। डिमांड में इंक्रीज़ हुआ और पॉपुलेशन में इंक्रीज़ हुआ, लेकिन ग्रेन्स में कुछ भी इंक्रीज़ नहीं हुआ, कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ। अब जब फूड ग्रेन्स लिमिटेड है और डिमांड ज़्यादा है तो क्या होगा, उस फूड ग्रेन के प्राइसेस बढ़ा दिए जाएंगे। यही होता है ना हमारे इकोनॉमिक्स में, हम ये जानते हैं कि जितनी पॉपुलेशन होगी उतनी ही डिमांड होगी, जितनी पॉपुलेशन है उतनी डिमांड है। जब डिमांड ज़्यादा हो और जब डिमांड ज़्यादा हो और प्रोडक्शन कम हो, इस केस में क्या होता है, इंक्रीज इन प्राइस होता है। पॉपुलेशन ज़्यादा, डिमांड ज़्यादा तो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन जब ऐसा नहीं होता, प्रोडक्शन कम होता है, सो दिस रिजल्ट्स इन इंक्रीज ऑफ द प्राइजेस ऑफ दैट फूड ग्रेन। तो हुआ क्या, प्रोडक्शन ऑफ द ग्रेन कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड, सो द प्राइस ऑफ द ब्रेड विच वॉज द स्टेपल डाइट ऑफ द मेजॉरिटी रोज रैपिडली। तो वहाँ पे जो ब्रेड है वो उनकी एक स्टेपल डाइट थी, उसकी डिमांड बढ़ी, अब फिर उसकी प्राइजेस बढ़ी क्योंकि डिमांड बढ़ी, पॉपुलेशन उतनी, डिमांड बढ़ी, प्रोडक्शन लिमिटेड थी तो प्राइजेस बढ़ गए। Most workers were employed as laborers in workshops whose owners fixed their wages. अब क्या था कि कई सारे वर्कर्स थे जो कि एज लेबरर्स वर्क करते थे, लेबरर की तरह वो काम किया करते थे अपने वर्कशॉप्स में, अपनी फैक्ट्रीज़ में। अब इन लेबरर्स की जो वेजेस थी ये फिक्स्ड वेजेस थी इनकी, और ये जो वेजेस थी फिक्स्ड करी जाती थी बाय देयर ओनर्स, जो भी उस कंपनी के ओनर हैं, उस वर्कशॉप के ओनर हैं, उनके थ्रू ही उनकी जो वेजेस है वो फिक्स्ड करी जाती थी। लेकिन ये जो वेजेस थी डिड नॉट कीप पेस विद द राइज इन द प्राइसेस। ये वेजेस इतनी नहीं थी कि जितनी डिमांड बढ़ रही थी और प्राइस बढ़ रहे थे उसका जो मुकाबला है ये कर पाए। दैट मीन्स कि जो प्राइजेस थे वो बहुत ज़्यादा थे और जो डिमांड थी वो भी ज़्यादा थी, और जो प्राइजेस थे वो जब इतने ज़्यादा होंगे तो लोगों को भी ज़्यादा कमा के ज़्यादा कमाना पड़ेगा और फिर ज़्यादा खर्च कर पाएंगे, लेकिन यहाँ लोग जो कमा रहे थे वो लिमिटेड था। सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइडेंड। और दिक्कत जब ज़्यादा होती थी जब जो ड्रॉट आ जाता था या हेल आ जाता था, यानी कि अकाल, या जब बहुत ज़्यादा बूंदाबांदी या जब ये ओले पड़ जाते थे तो सब्सिस्टेंस क्राइसिस जो थी ना, ये एक बड़ी दिक्कत हो जाती थी यहाँ पे फ्रांस में ड्यूरिंग द ओल्ड रेजिम। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो लोगों की सैलरीज थी वो उतनी नहीं थी कि वो जो प्राइजेज़ है उनको वो मीट कर सके, उनका मुकाबला कर सके।
जो अमीर लोग तो कर पा रहे थे लेकिन गरीब लोग नहीं कर पा रहे थे। तो इस तरह से जो प्राइजेस थी, जो इस तरह से जो सिचुएशन थी उसके कारण सब्सिस्टेंस क्राइसिस होता था। ये सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या है? एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर एंडेंजर्ड। बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड होते हैं फूड, शेल्टर, एक्सेट्रा। ठीक है। The growing middle class envisages an end to privileges। अब जो ये ग्रोइंग मिडिल क्लास थी, ये मिडिल क्लास कौन थी? ये पढ़े लिखे थर्ड स्टेट के लोग होते थे। इन्होंने डिमांड किया एन एंड टू प्रिविलेजेस की जो प्रिविलेज सिस्टम है ये ख़त्म होना चाहिए। सो पहले क्या था, जो पीजेंट्स एंड वर्कर्स थे उन्हें पता था कि जो हमारी सोसाइटी में हो रहा है वो गलत है। टैक्सेस को बढ़ाया जा रहा है, खाने की जो स्कैसिटी हो रही है, ये सब गलत है। उन्होंने इन सब चीज़ों के अगेंस्ट रिवोल्ट्स भी करे, मगर ये जो लोग थे ये नहीं जानते थे कि किस तरह से हम फुल स्केल मेजर्स लें, यानी कि कौन सी पॉलिसीज या स्कीम्स लाएं सो दैट जो हमारे सोसाइटी में जो गलतियां हैं उनको सुधारा जा सके और चेंज लाया जा सके सोशल और इकोनॉमिक ऑर्डर्स में। अब ये कौन करता भाई? ये चेंज कौन लाता? ये चेंज लाते प्रॉस्परस और एजुकेशनल और नई आइडियाज़ वाले थर्ड स्टेट के लोग, और इन लोगों को हम कहते थे मिडिल क्लास वाले लोग। जो 18th सेंचुरी थी उसने विटनेस किया द इमर्जेंस ऑफ अ सोशल ग्रुप टर्म द मिडिल क्लास। अभी जो मिडिल क्लास होते थे ये ऑन करते थे, कमाते थे खूब पैसा अच्छा खासा। कैसे कमाते थे? बाय डूइंग ओवरसी ट्रेड, मतलब ट्रेड करते थे ओवरसी, और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गुड्स एंड सच एज so by manufacturing the goods such as woolen and silk textile that were either exported abroad by the richer members of the society। तो जो मैन्युफैक्चरर्स होते थे गुड्स के, जो कि वुलन या सिल्क टेक्सटाइल्स को एक्सपोर्ट करते थे या ख़रीदते थे रिच मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, सो दीज वर द मैन्युफैक्चरर्स, दीज वर द मर्चेंट्स। और मर्चेंट्स एंड मैन्युफैक्चरर्स के अलावा यहाँ पे प्रोफेशंस भी होते थे, कुछ प्रोफेशनल लोग भी होते थे जैसे लॉयर्स या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स। सो जो मर्चेंट्स एंड मैन्युफैक्चरर्स थे इनके अलावा यहाँ पे लॉयर्स भी थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स थे। अब ये सभी क्या थे? ये एजुकेटेड थे और इन्हें ये लगता था कि सोसाइटी में जो ये प्रिविलेज सिस्टम बाय बर्थ है ना, कि अगर आप क्लर्जी फैमिली से बिलोंग करते हो तो आपको बचपन से ही आप में मे भी कोई पोटेंशियल ना हो, आप में भी कुछ भी ना करो बड़े होके, लेकिन आपको वो प्रिविलेजेस मिल जाती हैं बाय बर्थ। तो वो कहते हैं कि प्रिविलेजेस बाय बर्थ नहीं मिलने चाहिए। हर एक व्यक्ति की जो सोशल पोजीशन है समाज में, उसका जो स्तर है वो निश्चित होना चाहिए कि वो कितना मेरिट उसने हासिल किया है, कितना वो प्रोफेशनल है। सो दीज आइडियाज़ एनविसेजिंग अ सोसाइटी, ये डिमांड कर रहे थे कि ऐसी सोसाइटी हो जहाँ पे बेस्ड ऑन फ्रीडम, जहाँ पे फ्रीडम हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दे वॉन्ट अ सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वल लॉज एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल। और ये आइडियाज़ अब कैसे आगे रखे जाएंगे? ये पढ़े लिखे लोगों के आइडियाज़ बुद्धिजीवी लोग यानी कि फ़िलोसोफर्स जो लिटरेचर को बहुत ढंग से समझते हैं या जानते हैं, उन्होंने अपनी किताबों में लिखे और इस तरह से ये आइडियाज़ लोगों तक पहुँचे। जैसे कि आइडियाज़ क्या क्या थे वो? फॉर एग्ज़ाम्पल जॉन लॉक, जीन जैक रूसो। जॉन लॉक और जीन जैक, एक सेकेंड। तो
हाँ, तो जीन जैक रूसो और जॉन लॉक और मोंटेस्क इन्होंने अपनी बुक्स लिखी। जीन जैक रूसो ने अपनी बुक लिखी थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। जॉन लॉक ने लिखी द टू ट्रेटर्स ऑफ गवर्नमेंट और मोंटेस्क ने लिखी द स्पिरिट ऑफ लॉ। तो देखो, जो बुक थी टू ट्रेटर्स ऑफ गवर्नमेंट, ये लॉक ने लिखी थी, मतलब जॉन लॉक ने लिखी थी। इसमें इन्होंने रिफ्यूज़ किया था डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन को और एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क। टू ट्रेटेस ऑफ गवर्नमेंट जो ये बुक थी, इसमें इन्होंने बोला था कि डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन और एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क ये ख़त्म होना चाहिए। डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन। सो जो बुक थी टू ट्रेटेस ऑफ गवर्नमेंट, सो टू ट्रेटेस ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने यही कहा कि जो डिवाइन है ना, डिवाइन यानी कि राजा के पास सारी पावर होती है, जो वो कह देता है वही होता है, और एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क, राजा की निरंकुश शासन ही खत्म होना चाहिए। रूसो कैरिड द आइडिया फॉरवर्ड, प्रपोजिंग अ फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पीपल एंड द रिप्रेजेंटेटिव्स। सो उन्होंने कहा कि सोसाइटी में जो लोग हैं और जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके बीच में कनेक्शन होना चाहिए, यानी कि हम लोग चुने रिप्रेजेंटेटिव्स को और हम उन्हें हटा भी सकें। तो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए हमारी सोसाइटी में। और इन्होंने बुक लिखी था सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और जो स्पिरिट ऑफ लॉ थी उसमें इन्होंने लिखा, स्पिरिट ऑफ लॉ में मॉन्टेस्क ने, दैट देयर शुड बी डिवीजन ऑफ पावर। स्पिरिट ऑफ लॉ में मॉन्टेस्क ने कहा कि जो गवर्नमेंट है वो डिवाइडेड होनी चाहिए लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी में, और इन सबकी अलग अलग फंक्शन होने चाहिए और कोई एक दूसरे में इंटरफेरेंस नहीं करेगा। तो ये जो मॉडल था गवर्नमेंट का, ये जो डिवीजन ऑफ पावर वाला आइडिया था, ये यूएसए से लिया गया था। जब यूएसए की 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ इंडिपेंडेंट हो गई थी, तो जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन था उसने हर इंडिविजुअल के राइट्स पर बहुत ध्यान दिया था। और जो लोग पॉलिटिकल थिंकर्स थे फ्रांस में, इन्होंने इन आइडियाज़ को भी अडेप्ट किया फ्रॉम द यूएस। अभी जो आइडियाज़ थे फ़िलासफ़र्स के, ये डिस्कस किए जाते थे सैलून्स में और काफ़ी कॉफ़ी हाउसेस में, और ये स्प्रेड होते थे, यानी कि फैले जाते थे अमंग्स द पीपल थ्रू बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स। दीज वर फ्रीक्वेंटली रेड अलाउड इन द ग्रुप्स फॉर द बेनिफिट्स ऑफ दोज हु कुड नॉट रीड एंड राइट। तो ये जो आइडियाज़ होते थे ये ग्रुप्स में पढ़े लिखे जाते थे, और जो लोग पढ़ लिख नहीं सकते थे उनको सुना सुना के ही समझाए जाते थे। जो न्यूज़ होती थी, जो ल्यूइस 16 ने एक न्यूज़ फैली कि ल्यूइस 16 जो है वो टैक्स बढ़ा रहा है, थर्ड स्टेट को और टैक्स देना पड़ेगा। तो जो थर्ड स्टेट के लोग थे उनमें गुस्सा भर गया और उन्होंने अब प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस। कैसे किया अब वो हम देखेंगे। तो मैं पार्ट 2 तक कवर कर लूँगी इस वाले सेक्शन में, और अगले सेक्शन में मैं जो दूसरा पार्ट है वो कवर करूँगी। Now, Louis XVI had to increase taxes for the reasons you have learnt in the previous chapter, in the previous section, sorry. तो अभी हमने देखा कि क्यों टैक्सेस बढ़ाना था और कैसे टैक्सेस बढ़ाना था, अब वो देखते हैं। सो फ्रांस में क्या था ड्यूरिंग द ओल्ड रेजिम, जो मुनाक था ना, उसके पास सारी पावर नहीं थी कि वो अपने मन मर्जी जैसे चाहे टैक्सेस को बढ़ा सकता है। उसको क्या करना पड़ता था, एक मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल बुलानी पड़ती थी। ये स्टेट जनरल एक पॉलिटिकल बॉडी होती थी जिसमें तीनों स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स आते थे। तो ये स्टेट जनरल आती थी और तब जो नए टैक्सेस का प्रपोजल है वो रखा जाता था। जो मुनाक था वो डिसाइड कर सकता था कि कब इस बॉडी को बुलाना है, और आखिरी समय पर ये 1614 में हुई थी। लास्ट टाइम इट वॉज डन इन 1614। अब ये था 5 मई 1789। लुईस 16 ने फिर से स्टेट जनरल को बुलाया। अब ये स्टेट जनरल जब बुलाई गई थी नए टैक्सेस को इम्पोज करने के लिए, तो ये एक तरीका होता था जब जैसे ही बुलाई जाती थी। तरीका क्या था कि फर्स्ट स्टेट के 300 लोग, सेकेंड स्टेट के 300 लोग और थर्ड स्टेट के 600 लोग। सो फर्स्ट स्टेट के कितने लोग हो गए, 300, सेकेंड स्टेट के भी 300, थर्ड स्टेट के 600। जो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट होते थे ये एक दूसरे के आमने सामने बैठते थे, मतलब थर्ड स्टेट जैसे फर्स्ट स्टेट यहाँ बैठी है तो सेकेंड स्टेट इधर बैठी होगी। लेकिन जो थर्ड स्टेट होती थी ना,
वो पीछे खड़ी होती थी उनकी, वो एकदम बैक पे खड़ी होती थी, वो बैठती नहीं थी, खड़ी होती थी, वो भी पीछे। सो अब क्या हुआ, ये तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। एक दिक्कत और थी, जो थर्ड स्टेट थी ना, वहाँ पे केवल और केवल जो प्रॉस्परस और एजुकेटेड मेंबर्स थे उनको ही आने का अलाउंस था। पीजेंट्स, आर्टिसंस, विमेन ये सब नहीं आ सकते थे असेंबली में। जो इनके ग्रेवियंसेस थे, इनके इश्यूज थे ना, जैसे पीजेंट्स, आर्टिसंस और वेमेन हो गए, इन सब के जो इश्यूज थे वो कम से कम 40,000 लेटर्स में जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जो प्रॉस्परस और एजुकेटेड मेंबर्स थे थर्ड स्टेट के, वो वाले रिप्रेजेंटेटिव्स लाया करते थे। जो स्टेट जनरल थी वो क्या करती थी, इन द पास्ट हैड बीन कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल दैट ईच स्टेट वुड हैव वन वोट। फर्स्ट स्टेट का एक वोट, सेकेंड स्टेट का एक वोट, एक सेकेंड, सेकेंड स्टेट का एक वोट, थर्ड स्टेट का एक वोट। अब इसमें 300 लोग, इसमें 300 लोग, इसमें 600 लोग। अब देखो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट को तो टैक्स पे नहीं करना पड़ता था, तो वो तो अब एक साथ जाते थे कि यस टैक्स बढ़ा दो, इनके हो जाते थे 2 वोट। लेकिन थर्ड स्टेट का केवल 1 वोट रह जाता था, मेजॉरिटी विंस, टैक्स बढ़ जाते थे। सो स्टेट जनरल में क्या होता था कि जो प्रिंसिपल था वो ये था कि हर एक स्टेट का 1 वोट होगा। अब लुइस 16 ना यही चाहता था कि इस बार भी यही हो, एक स्टेट का 1 वोट, दूसरे स्टेट का 1 वोट, तीसरे स्टेट का 1 वोट, सो दैट टैक्सेस को बढ़ा दिया जाए बिना किसी दिक्कत के। लेकिन जो थर्ड स्टेट के लोग थे उन्होंने कहा कि नहीं, नाउ अब वोटिंग कैसे होनी चाहिए, वोटिंग अब होनी चाहिए 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू। एक अकेला व्यक्ति का अपना वोट होगा और उसका वैल्यू इक्वल होगा टू द अदर पीपल। अब ये जो था ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल था एक, जो आज हमारी सोसाइटी में है भी, और ये रूज़ो ने अपनी बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में रखा था। जब जो किंग था उसने रिजेक्ट किया इस प्रपोज़ल को, जो मेंबर्स थे ना थर्ड स्टेट के गुस्से में आ गए कि तुम हमारी नहीं सुनोगे, और वो निकल दिए बाहर। जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे थर्ड स्टेट के, उन्होंने अपने को एज अ स्पोक्समैन फॉर द होल फ्रेंच नेशन देखा, यानी कि हम जो चाहेंगे, हम जो करेंगे वो पूरे फ्रांस के लिए होगा। और 20 जून को वो असेंबल्ड होते हैं इन द हॉल ऑफ एन इंडो टेनिस कोर्ट एट द ग्राउंड ऑफ वर्सिलेस, और वो डिक्लेयर करते हैं अपने को एज अ नेशनल असेंबली, और वो एक प्रण लेते हैं, एक दृढ़ निश्चय लेते हैं कि हम जब तक नहीं निकलेंगे इस इंडोर टेनिस कोर्ट से, जब तक कि हम अपनी खुद की कॉन्स्टिट्यूशन नहीं डिज़ाइन कर लेते फ्रांस के लिए। अब जो ये नेशनल असेंबली बनी थी, इसमें कई ऐसे लोग थे जो कि अपर स्टेट्स के थे, जैसे मीराबियो नेबेसियस। मीराबियो बिलोंग करते थे नोबल फैमिली को, लेकिन इन्हें ये लगता था कि ये जो फ्यूडल सिस्टम है ये गलत है, ये हटना चाहिए। इन्होंने भी नेशनल असेंबली का साथ दिया। और उसके बाद एबेसियस जी, इन्होंने, हाँ एक बात और ये कि मीराबियो ने क्या किया, अपनी डिलीवर करी स्ट्रॉन्ग स्पीचेस को इन द क्राउन असेंबल एट वर्सलिस, सो दैट जो लोग थे वो इन्फ्लुएंस्ड हो सके। उसके बाद एबेसियस ने क्या किया, एबेसियस एक क्लर्जी फैमिली के थे, ही वॉज अ प्रीस्ट। इन्होंने एक इन्फ्लुएंशियल पैम्फलेट लिखा। इन्फ्लुएंशियल पैम्फलेट यानी कि इन्होंने ऐसी ऐसी रचनाएं करी, ऐसे पैम्फलेट्स बनाए जैसे व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट, जिसमें इन्होंने थर्ड स्टेट की जो माइजरीज हैं उनके बारे में बताया। अब जो नेशनल असेंबली थी वो इंडोर टेनिस कोर्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी, बट जो पूरा बाहर का फ्रांस था ना, वहाँ पे कुछ अलग ही कंडीशन थी। सीवियर विंटर आए थे, और सीवियर विंटर्स में क्या होता है, एक्सट्रीम कंडीशन थी, बैड हार्वेस्ट हुआ। अब क्या हुआ, जब अच्छी हार्वेस्टिंग नहीं हुई तो प्राइस जो थे ब्रेड के वो बढ़ते गए। जो बेकर्स थे वो भी बड़े बदमाश थे, उन्होंने क्या किया कि ब्रेड को छुपा के रख लिया। इस वजह से क्या हुआ,
कि जो क्यूज़ लगे रहती थी, लाइंस लगी रहती थी बेकरीज़ में वेमेन की ब्रेड्स के लिए, वो परेशान होने लग गई कि भाई ब्रेड तो दे नहीं रहे हैं हमें। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने अब वेमेन ने गुस्से में आकर के जो शॉप्स थी ना, बेकरीज़ की शॉप्स थी, वहाँ पे इन्होंने अटैक कर दिया और हबड़ा दबड़ी मच गई पूरे पेरिस में। किंग को लगा कि ये सिचुएशन तो बिगड़ती जा रही है और 14 जुलाई को उसने क्या किया, उसने 14 जुलाई नहीं, क्या कहते हैं, जिस भी दिन भेजा उसने पेरिस में, उसने आर्मी को भेजा। और हमने ये देखा था कि जब आर्मी आई थी तो लोगों में एक अफवाह फैली कि ये आर्मी क्यों आई है, हम लोगों को मारने के लिए आई है। और उस दिन 14 जुलाई 1789 को बस्तिल के किले को डिमोलिश कर दिया गया। ये तो था सिटी में क्या चल रहा था, लेकिन कंट्री साइड यानी कि विलेजेस में क्या हो रहा था। तो हर विलेज में भी एक अफवाह फैली हुई थी कि जो मनार हैं, मनार ने क्या किया है, मनार्स होते थे जो लॉर्ड्स, मनार्स के जो लॉर्ड्स होते थे, यानी कि मनार होता था एक ऐसा लैंड जिसके आगे क्या हो, जिसके आगे एग्रीकल्चरल लैंड हो, जो कि लॉर्ड्स ओन करते थे, हायर कास्ट वाले, अपर एस्टेट्स वाले। सो जो लॉर्ड्स ऑफ मनार हैं, मनार ये होते हैं जो लॉर्ड्स होते हैं, लॉर्ड्स लैंड इन्हें कहा जाता है। सो ये लॉर्ड्स लैंड होता था मनार। तो उन्होंने क्या किया है, लॉर्ड्स लैंड पर क्या हो रहा था उस समय, जो पीजेंट्स थे ना, वो एग्रीकल्चर कर रहे थे। तो विलेज टू विलेज अफवाह फैली कि ये जो पीजेंट्स हैं उनके बीच में, कि जो लॉर्ड्स ऑफ मनार हैं, यानी कि जो राजा महाराजा लोग हैं, ये क्या करेंगे, ये हायर कर रहे हैं बैंड्स ऑफ ब्रिगेंड्स यानी कि रॉबर्स को, गुंडे बदमाशों को, सो दैट वो हमारी राइप क्रॉप्स को तबाह कर सके। अब इस चीज़ से डरे हुए जो लोग थे ना, पीजेंट्स स्पेशली, वो कई सारी डिस्ट्रिक्ट्स में जाते हैं और वो क्या करते हैं, हियोर्स और पिच फोक्स, ये कुछ एमिनिशंस होते थे, आर्म्स होते थे, इनको सीज कर लेते हैं, कब्ज़ा कर लेते हैं और अटैक करते हैं चार्टविक्स पर। ठीक है, तो जो लॉर्ड्स ऑफ मनार थे ना, लॉर्ड्स ऑफ मनार तो आपको समझ में आ गया। इन लोगों ने क्या किया कि जो बैंड्स ऑफ ब्रिगेंड्स थे, रॉबर्स को इकट्ठा किया, ऐसा यूरूमर फैल रहा था, अफवाह फैला था, और वो जो राइप क्रॉप्स उनको डिस्ट्रॉय करेंगे, इससे डरे हुए पीजेंट्स उन्होंने क्या किया, होयोज और पिच फोक्स, जो ये आर्म्स होते थे, उनको इकट्ठा किया और चैटविक्स होते थे पैलेसेस, कैस्टल्स, यहाँ पे अटैक कर दिया इन लोगों ने, पीजेंट्स ने। फिर उन्होंने जो ग्रेन्स थी उनको लूटा, जो छुपा रखी थी ग्रेन्स। उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स थे जहाँ पे ये लिखा था रिकॉर्ड्स ऑफ मेमोरियल ड्यूज़ की, इधर इस मेमोरियल में कितना हमारा अभी टैक्स पे करना है हमको, तो ये सब इन्होंने जला दिया। और कई सारे जो नंबर ऑफ नोबल्स थे वो जाते हैं अपने घरों से, और मैनी ऑफ देम माइग्रेटिंग टू द